हेलो दोस्तों, आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन है। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर भी आप लोगों ने दे दिया होगा। जिनका पेपर अच्छा गया है उनके लिए भी बहुत बधाई, जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया उनके लिए भी बहुत बधाई, क्योंकि आने वाले समय पर यूपीएसआई लगा हुआ है आप सभी के समझ। तो यूपीएसआई के लिए तैयारी करें ना। अच्छा गया, अगले साल फिर यूपी ट्रिपल एस सी पेट आएगा, है ना। उससे कोई आपको नौकरी नहीं, हाँ बस ये है कि आपको चांस मिल जाते हैं नौकरियों पर बैठने के लिए या आने वाली वैकेंसियों पर बैठने के लिए। तो बहुत ज्यादा होपलेस होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का पेपर बहुत खराब हो गया है कि पहली पहली बार था, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए, बहुत अच्छे से तैयारी, तो कोई बात नहीं ना। यूपी ट्रिपल एस सी पेट हर साल आएगा, हर साल देना है, वैकेंसी भी आएंगी। अगर इसके अकॉर्डिंग आ गई तो अगर आपका स्कोर थोड़ा कम रहेगा तो आपको बैठने का अवसर नहीं मिलेगा, ये भी सच है। लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास करते रहिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है। तो कोशिश करेंगे ना, तो कोशिश करने से होता यह है कि आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे, लगातार चीजों को देखेंगे तो अच्छे से पकड़ पाओगे। तो यूपीएसआई घटना चक्र की इस बुक को हम पूरा कंप्लीट जीएस पोर्शन, जीएस मूल विधि और आपकी हिंदी का पोर्शन देख रहे हैं, तो इतना कंप्लीट कराने का पूरा भरोसा दिलाते और इस बुक से ही कंप्लीट कराएंगे। तो यूपीएसआई 2025 का जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो पेपर हुआ आपके 6 और 7 सितंबर को, उसको देखते हुए, क्योंकि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए भी घटना चक्र का ही प्रैक्टिस सेट या घटना चक्र की ही बुक पढ़ाई थी। एकदम डायरेक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन आ गए हैं ना, लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिया स्क्रीनशॉट के साथ। साथ में आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस बुक को आप लोग अगर अभी तक नहीं लिए तो ले लीजिएगा, अब लाभ जबरदस्त है। और बाकी इसकी जो पीडीएफ वगैरह होगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है, तो आप जाकर के उसको क्लिक करेंगे और वहां से ज्वाइन कर लेंगे। हम लोग संविधान या पॉलिटी की क्लास कर रहे थे, तो उसी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए, और ये संविधान की आज लास्ट क्लास होगी। इस वाली बुक पर जो आपके घटना चक्र की मौन मंत्र युक्त बुक है, उसमें लगभग 2001 से लेकर 2021 तक आपके 85 आपके प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो उनकी चर्चा पर चर्चा हम लोग एक एक करने वाले हैं। तो अब आइए चलते हैं सीधा हम लोग कहाँ पर, तो आप कहेंगे अपने पॉलिटी वाले सेक्शन पर। और वहां पर हम चर्चा कर रहे थे आपसे पंचायत की, किसकी, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, और पंचायत की चर्चा आज इस क्लास में शुरू होगी। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बताओगे और इस क्लास को शुरू किया जाता है, ठीक है। आनंद के साथ इस क्लास को लीजिएगा, मजा आएगी आपको इस क्लास में। इसमें आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन मतलब दिए गए हैं, साथ में वन लाइनर क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं बढ़िया से, क्वेश्चन के साथ उसका उत्तर। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, घटना चक्र की इस बुक को। और सभी लोग कमर कस लीजिएगा, जितनी भी लंबी ये क्लास जा सकती है मतलब पूरी, क्योंकि आज इस क्वालिटी को खत्म करने वाले। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का पंचायत का, कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 243 ए में कहा गया है, ठीक है। आप कहेंगे आठ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान, इसके अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये याद कर लेना, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपको कितनी एज होनी चाहिए? तो आप कहोगे कम से कम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कितनी? 21। 18 वर्ष की आयु मतदान के लिए होती, 21 वर्ष आपके ग्राम पंचायत सदस्य, 25 वर्ष से आपके लोकसभा के सदस्य के लिए, और 30 वर्ष आपके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और 35 वर्ष आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। आ दो भाई, कहा गया भारतीय संविधान के भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान। तो आप कहेंगे भाग नंबर 9 में बात कहेगी, कहां पर? भाग नंबर 9। और आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपका 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़े गए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 संबंधित पंचायती राज प्रणाली से। उस निकाय का नाम बताएं जिसमें
गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्रों में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी शामिल होते हैं तो ग्राम सभा कहलाती। क्या कहलाती? ग्राम सभा कहलाती है। भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत सभा का उल्लेख किया गया तो ग्राम सभा का। किसका? ग्राम सभा का। पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध करने को अधिकृत करता है तो राज्य का विधानमंडल। कौन? राज्य का विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में आर्टिकल नंबर 243 डी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। आपके अब पंचायत में सीटों के आरक्षण के बारे में भारत में महिलाओं को संवैधानिक प्रावधान और विशेषाधिकार दिए गए। बिल्कुल दिए गए। कहा गया महिलाओं के आपके आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, कहा गया महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे दोनों बातें सही है, 2017 के पेपर में ये बात पूछी गई है। तो आ जाओ भाई, आगे आते हैं और आपके बीच में रखते हैं क्वेश्चनों को, देखते चलेंगे और सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन आंसर देखते चलें और शेयर भी करते चलेंगे सेशन को। चलिएगा, कहा गया ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। एक पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है तो 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए तब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद पंचायतों के 29 कार्यात्मक मदों से संबंधित हो तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 243 जी में। ठीक है, 29 विषय या 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं 11वें, आप कह सकते हैं 11वीं अनुसूची में या भाग नंबर 9 में। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 243 आई के समक्ष है का गठन जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तो राज्यों के राज्यपाल करते हैं या राज्य का राज्यपाल। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी तो राज्य वित्त आयोग, जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 243 आई के तहत की गई है। कहा गया पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा या ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार तो राज्य विधायिका में। कहां पर? राज्य विधायिका में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद या पंचायतों के चुनाव से संबंधित तो आर्टिकल नंबर 243 के किससे? तो आप कह सकते हैं राज्यों के पंचायत चुनाव से या पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। कहा गया जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित किया गया तो जिला योजना समिति के अंतर्गत। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं? तो अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति, आप कहेंगे NR नारायण मूर्ति समिति संबंधित नहीं है। 2021 के पेपर में पूछा गया है। कहा गया पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित पंचायत समितियां हैं तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ये डेट भी पूछी जाती है। अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986। NR नारायण मूर्ति समिति सेबी द्वारा बनाई गई थी जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्राम पंचायतें। कौन सा है? ग्राम पंचायतें। आगे देखो, आगे कहा गया कि सही ढंग से मिलान किया गया है, मिलान करें, सही ढंग से मिलान करना है। तो कहा गया ग्राम पंचायत पे गांव स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 परिषदें या आप कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था आपके बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरों पर बताई गई थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, जिला परिषद जिला स्तर पर और आपके ग्राम पंचायत गाँव स्तर पर होती है। आगे आते हैं, राजीव गांधी सरकार ने वर्ष 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए समिति की नियुक्ति की थी तो LM सिंघवी समिति की। किसकी? LM सिंघवी समिति की। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और जिला स्तर की सरकार को 73वें तो कब 1992 73वां और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप से दिया गया था। तो कब? 1992 में। ठीक है, लेकिन ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 से, इसीलिए 24 अप्रैल को आपको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो आप कहेंगे राजस्थान का नागौर जिला हुआ करता था। कौन? नागौर जिला। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए पंचायती राज लागू करने वाला पहला पूर्ण राज्य कौन था, तो आप कहेंगे आंध्रा था, या आंध्र प्रदेश कह सकते हो, आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। कहा गया भारतीय संविधान का भाग 9 उन राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। कहाँ? 20 लाख से अधिक हो, वहां पर क्या करें? त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है। तो ये आपको संख्या याद करनी, 20 लाख। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम लागू किया गया था, तो वर्ष 1996 में, 1996 में। उत्तर प्रदेश पंचायती आपके सदस्यों, प्रधानों, उप प्रधानों का चुनाव नियम पर आधारित, तो आर्टिकल, अरे आप कहेंगे वर्ष 1994 से। कब से? 1994 से। उत्तर प्रदेश पंचायत राज या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली स्थापित की गई थी, तो 1994 में। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, तो भाग नंबर 9 का में या 9A में कहा गया आपके 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या लेकिन 1 करोड़ से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय को नगर पालिका कहा जाता है। क्या? नगर पालिका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा, 10 लाख। ओके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली स्थानीय निकाय को क्या? नगर पालिका कहा जाता है। ठीक है, 1 करोड़ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 पा के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से बनी रहेगी, तो 5 वर्ष के लिए। कितनी? 5 वर्ष के लिए। लेकिन ये 5 वर्ष से पहले भी विकसित की जा सकती है। ठीक है। महानगरीय क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय के संबंध में महानगर योजना समिति के कार्यों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार तो राज्य विधानमंडल को। किसको है? राज्य विधानमंडल को। आगे आते हैं। अब अगला प्रश्न देखोगे, कहा गया भारतीय संविधान के भाग में सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान, तो आप कहेंगे भाग नंबर 9B, है ना, 9 खा या 9B भी कह सकते हैं। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो महापौर या मेयर कहा जाता है इनको। कहा गया है कि के मामले में अदालत ने कहा है कि नगर पालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देता है, तो नगर परिषद या आपके रतलाम बनाम आपके कहा गया वर्धी चंद्र के बीच में। ठीक है, याद रखोगे। देखो, आपको फिर से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जीएस हिंदी पूरा कंप्लीट कॉम्बो आपको दिया जाएगा, तो प्लीज इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जीएस और रीजनिंग और मैथ के लिए भी मैं प्रयास करूंगी कि किसी टीचर को हायर किया जाए और आपके लिए रखा जाए। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, पेड वालों के पास भागने का उतना ही प्रयास करना जब आप अपने उन पैसों की वसूली कर सकना। ठीक है ना, आप उन क्लासों को रेगुलर ले सकना। मैं सच कह रही हूँ एकदम। ठीक है, ये नहीं कि आपने 299 है, 399 है, मैं उतना कोर्स ले लो फिर पढ़ा रहे, कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप भटकते रहे इधर उधर। तो आप अगर कहीं पर एकदम ट्रस्ट हो कि इस यूट्यूब से या इस कंपनी से या इस ऐप से पढ़ सकते हैं अच्छे से, तभी लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से, अभी तो ये वाली बुक पढ़ा रहे हैं, इसके बाद और अलग अलग बहुत से क्वेश्चनों वाली बुक है, वो भी घटना चक्र की कराएंगे। साथ में और भी आपके अदर प्लेटफॉर्म की भी बुक कराई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कराएंगे, तो सब कराएंगे। बस टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते रहना है, करते चलना है। आइए, कहा गया यूपी नगर पालिका संसदों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौरों का चुनाव के नियम तो सन 2010 में स्थापित किए गए थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका या आपके म्युनिसिपल बोर्ड आया, तो कितने? तो आप कहेंगे 226। कितने? 226। भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो आपका भाग नंबर 11 बताता है। तो आइए देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों, विधायी विषयों के विवरण के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? आइए देखते हैं। तो कहा गया संघ सूची में दिए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो अब बताओगे, संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है,
तो क्या ये बात सही है क्या? जब केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के विवरण के बारे में बताया जा रहा है तो आप कहोगे ना तो एक ना तो दो, कि पी और क्यू दोनों, या केवल पी या केवल क्यू, तो आप कहोगे यहाँ पर पी और क्यू दोनों होंगे। क्या होंगे? दोनों होंगे, क्योंकि संघ सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार और राज्य सूची के विषय में संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 249 भी बताता है कि राज्य सूची के विषयों पर आवश्यकता पड़ने पर केंद्र पर कूद पड़ता है। आ दो भाई। 200 आर्टिकल नंबर 246 के तहत 7वीं अनुसूची की सूची संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2, कभी कभार केवल इतना नाम दिया जाता है सूची 1 सूची 2, इनका मतलब होता है संघ सूची राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को, वहीं सूची नंबर 3 समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। संविधान के आर्टिकल नंबर 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित है और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, ठीक है। आगे कहा गया कि 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में तथा आर्टिकल नंबर 356 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। बहुत अच्छे से याद करना, ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको ना, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय संविधान का भाग कहा गया, भारतीय संविधान का भाग केंद्र और राज्य के बीच संबंधित है, तो भाग नंबर 11 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से तो 245 से लेकर के 255 तक। ठीक है, क्या बोलोगे? 245 से लेकर के 255 तक। ठीक है ना? आ जाओ भाई, आगे आता है। कहा गया संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में संसद पूरे भारत के या एक किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति को लागू कर सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। केंद्र और राज्यों के कानून बनाने के अधिकार के बारे में सही है, तो संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकती हैं। कहा गया यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा, तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है? सही हैं। कहा गया संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख आप कहेंगे कहां पर? 7वीं या आपकी 7वीं अनुसूची पर दिया गया। कहां पर? 7वीं अनुसूची पर। आगे कहा गया राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए अनिवार्य तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और मतदान आवश्यक है। भारतीय संविधान के निर्माताओं और देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की परिकल्पना कहां से ली गई? तो कनाडा से। कहां से? कनाडा से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा में को विशेष अधिकार प्राप्त। आर्टिकल नंबर 249 के तहत बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। कहा गया राज्य सूची संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, कहा गया किसी राज्य की कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में सही है, तो क्या बात सही होगी? जब आदो भाई ऐसे, जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु या दो या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं और उसी के लिए प्रस्ताव को पारित करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए, ना कि सभी राज्यों में। ये भी बात सही है, दोनों बातें सही हैं। राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में सही है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। ये भी बात सही है। कहा गया संसद के पास ऐसे अधिनियम को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी अधिकार होता है। ये भी बात सही है। आगे आते हैं। कहा गया राज्य सूची में किसी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध करने के बाद संसद द्वारा पारित कानून का एक उदाहरण है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विवरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी का कहा गया आपके करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। तो आर्टिकल नंबर 253 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट लेवल तक पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून के उदाहरण तो व्यापारी संबंधी, आपके बौद्धिक संपदा अधिकार, अपहरण विरोधी अधिकार भी शामिल हैं। दोनों बातें सही हैं। आगे आते हैं तो आपके समझ ये प्रश्न आता है कि आगे केंद्र के कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। आगे आता है। कहा गया इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो ये भी बात सही है। कहा गया कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और कहा गया संपुष्टि से पहले सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को आवश्यकता होती तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन की, किसकी, मंत्रिमंडल के अनुमोदन का। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों तो आर्टिकल नंबर 256 से लेकर 263 तक बात की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में कौन सी बात सही है तो कहा गया है कि अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्या कहा गया। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या आपके प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। तो ये भी बात सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अंतर राज्य परिषदों के स्थापना का आर्टिकल नंबर 263 और आर्टिकल नंबर 262 भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करोगे आर्टिकल नंबर 262 किससे संबंधित है। 266 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था। अंतर राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है तो राष्ट्रपति हैं। कब किया गया? 1990 में किया गया। ये एक संवैधानिक निकाय तो आपके अंतर राज्य परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी चर्चा आपके अनुच्छेदों में की गई है। आर्टिकल नंबर 263। आगे आता है। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थानीय सरकार और शहरी निकाय के लिए केंद्रीय सरकार का गठन कब? तो 1954 में किया गया। कब किया गया? तो आप बोलोगे 1954 में। वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंध पर राज्य मननार समिति की स्थापना। तो आपसे एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य मननार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई थी। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए वर्ष 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया तो पीवी राज मन्नार को। ठीक है। आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए नियुक्त किया गया तो सरकारी आयोग को। किसको? सरकारी आयोग को। कहा गया वर्ष 1983 में सरकारी आयोग राजपत्र या चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकार के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो कौन? तो सरकारी आयोग। कहा गया भारत में सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति एम आपकी पुंछी की अध्यक्षता एक आयोग का गठन कब होता है? 2007 में होता है। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एम पुंछी थे। 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची या एजेंडा क्या था? तो केंद्र राज्य संबंध था। पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। वित्तीय संपत्ति, संविधान और वाद, निम्नलिखित में से
वेतन और भत्तों का भुगतान भारत सरकार के संचित निधि द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे संसद के, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। किसके? लोकसभा के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसद के सदस्य, कैबिनेट मंत्री या लोकसभा उपाध्यक्ष। तो आप कहेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 या 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था की गई है। इस निधि से संसद को अनुमति के बाद धन की निकासी की जा सकती है। राष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा अधिकारी, भारत के नियंत्रक, महालेखक परीक्षक के अधिकारियों का वेतन और पेंशन भत्ते भारत के संचित निधि से भारित व्यय होती है। क्या होती है? भारित व्यय होती है। आगे आते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में ये कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 265 में, 265 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत का समेकित कोष गठित किया गया। आर्टिकल नंबर 266 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते, तो आप कहेंगे भारत का समेकित कोष से या भारत की संचित निधि से। ठीक है। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति की सिफारिश वित्त आयोग के द्वारा दी जाती है। किसके? वित्त आयोग। तो कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय किसका हिस्सा है? तो भारत की समेकित निधि का है। किसका? भारत की समेकित निधि का। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चे को भारत के समेकित कोष से दिया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से है। तो आर्टिकल नंबर 267 कर संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य द्वारा एकत्र एवं विनियोजित किया जाता है, तो इसे मुद्रा शुल्क कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद संबंधित, तो आर्टिकल नंबर 279A के तहत माल एवं सेवा कर परिषद का गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2016 में। भारत में माल और सेवा कर या जीएसटी कर दरों का फैसला करता है, तो आप कहेंगे केवल और केवल कौन करता है? तो जीएसटी परिषद ही करती है। कौन? जीएसटी परिषद करती है। आगे आता है। आगे देखो, कहा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद वित्त आयोग के लिए अर्ध न्यायिक निकाय के संबंध में, तो आर्टिकल नंबर 280। कौन सा? आर्टिकल नंबर 280। ठीक है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में करते हैं। कब? हर 5 वर्ष में। अब आप कमेंट करोगे वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। आ जाओ भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आर्टिकल नंबर 280 के तहत संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय के ऊर्ध्वाधर और 36 हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है, तो वो वित्त आयोग करता है। संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र, बैलेंसिंग व्हील को माना जाता है, तो वित्त आयोग को। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है, तो आप कहेंगे या भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता है। बिल्कुल सही है। विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद भारत सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ किए गए मुकदमे से संबंधित, आर्टिकल नंबर 300। कहा गया भारत के संविधान का अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 300 है, जो एक आपका मूल अधिकार हुआ करता था आर्टिकल नंबर 31 के तहत, उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो आप कहेंगे 1978 में भाग नंबर 12 में आर्टिकल नंबर 300 का के अंतर्गत रखा गया। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31A की सामग्री को संविधान कहा गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः, तो आर्टिकल नंबर 300। जो बात मैंने बताई वही बात यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है। आगे देखो, कहा गया भारतीय संविधान में से अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित, तो आर्टिकल नंबर 301। कौन सा है? 301 है। आगे आ जाओ भाई। अब आता है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अधिकरण एवं अधिकरण। तो अधिकरण का भाग अलग हो जाता है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का भाग अलग हो जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले क्या कहा गया है? कहा गया संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवाओं के संबंध में सच है? आर्टिकल नंबर 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है।
आर्टिकल नंबर 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं को कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकेगा। तो आप क्या बोलोगे, केवल पी सही है, पी और क्यू दोनों नहीं है, पी और क्यू दोनों है, तो आप कहोगे पी और क्यू दोनों सही है। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 309 संसद को संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 311 के अनुसार किसी व्यक्ति जो भी संघ की सिविल या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा, पद से नहीं हटाया जाएगा। सार्वजनिक सेवाओं के सदस्यों के बारे में सच है तो संघ का गया संघ की लोक सेवा एवं या एक अखिल भारतीय सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा ना तो बर्खास्त किया जा सकता है, ना ही हटाया जा सकता है जो उस प्राधिकारी के अधीनस्थ है जिसने उसे नियुक्त किया है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, कहा गया किसी भी स्थिति के तहत ऐसे किसी सदस्य को बर्खास्त या हटाया या ओहदे में छोटा नहीं किया जा सकता है जब तक उसे उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के खिलाफ कारण बताने का उचित मौका न दिया गया हो। तो केवल पी सही था, क्यों गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, आ दो भाई, आगे आते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया कि रक्षा सेवाओं के केंद्रीय लोक सेवा आयोग और भारतीय सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 310 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार होता है भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का प्रावधान निर्दिष्ट करता है। तो आर्टिकल नंबर 312 बहुत इंपॉर्टेंट है। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसे, तो आप कहेंगे भारत की संसद को। भारतीय संविधान का भाग अखिल भारतीय हो तो भाग नंबर आप कहोगे 14 में दिया गया है। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम अधिनियमित किया गया तो आप कहेंगे वर्ष 1951 में। भारतीय वन सेवा को तीसरा अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब स्थापित किया गया, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, 1966 में। वर्तमान में भारत में कुल कितने अखिल भारतीय, तो आप कहोगे 3 है, IAS, IFS और IPS। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक किसे माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लोक सेवा भारत सरकार के कर्मचारी तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो ये बात थोड़ी सी गलत हो गई, केवल एक बात यहाँ पर सही है। कहा गया भारतीय पुलिस सेवा या IPS के नियंत्रण अधिकारी होते हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। संविधान के अनुसार सिविल सेवाओं के संबंध में सही है अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवा शाखाओं की स्थापना का वर्णन करता है, तो बिल्कुल भी नहीं करता, 312 करता है। संविधान का अनुच्छेद 312 जिन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या आपके कहा गया प्रति हिंसाशील कार्यवाही कर बचाता है, तो ये भी बात नहीं, तो कोई भी सही नहीं है। भारतीय संविधान के भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो आप कहेंगे भाग नंबर 14 से। किससे, भाग नंबर 14 से। आगे देखो, कहा गया संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार तो भारतीय संसद को। किसको, भारतीय संसद को। भारतीय संविधान द्वारा भारत में निकाय को योग्यता पद्धति की प्रहरी या मेरिट पद्धति की प्रहरी के रूप में जाना जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग को जाना जाता है। किसको, संघ लोक सेवा आयोग को। ठीक है, आगे देखो, संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा किया जाता है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, कहा गया संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 316 में प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु की प्राप्त नहीं कर लेते हैं, जो भी पहले हो, है ना, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष हो, मान लो
59 वर्ष की आयु पर सेलेक्ट हो गए या अध्यक्ष बन गए, ठीक है, तो उनका कार्य मतलब तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। मान लीजिएगा 62 वर्ष की आयु पर वो अध्यक्ष बने हैं या सदस्य बने, तो मात्र 2-3 साल काम करेंगे, 65 वर्ष पर रिटायर्ड हो जाएंगे। ऐसे किसी विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं की करता है, तो आप कहेंगे मंत्री सिफारिशों के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कहा गया उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम को लगाए, कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, आदि भाई कलेक्टर, है ना, आगे आते हैं, अब आधा हुआ है, कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, आप कहेंगे संभागीय आयुक्त और प्रमुख सचिव। तो पहले होंगे, पहले कौन था, जो भी है ना, डी पर होंगे सचिव और सी पर होंगे मतलब फिर होंगे आपके संभागीय आयुक्त और फिर होंगे कलेक्टर। कौन होंगे? कलेक्टर, ठीक है। आगे, भारत सरकार में शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक है तो कैबिनेट सचिव है। कौन? कैबिनेट सचिव। 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है उसे चुने जो दूसरे दर्जे के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन में रहा होगा मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो 1966 में। भारतीय संविधान का भाग कहा गया 14 एक इससे संबंधित न्याय, आप कहेंगे न्यायाधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों को कहा गया अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, तो आर्टिकल नंबर 323B। कहा गया केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। कहा गया केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्राधिकरण की प्रधान पीठ स्थित है, तो कहां पर? नई दिल्ली पर। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है संबंधित राज्यों का राज्यपाल द्वारा। किसके? संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा, ठीक है, याद रखोगे क्या? आओ दो भाई, आगे आते हैं, आगे देखेंगे। कहा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब होती? 1985 में होती। कब? 1985 में। संविधान का अनुच्छेद उपयुक्त विधायिका, संसद या राज्य विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों को न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार है, तो आर्टिकल नंबर 323 के बी में। कहां पर? 323 के बी में। कहा गया संसद को भारतीय संविधान, किसके? संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328B के तहत विवादों को न्याय निर्णय के लिए प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया, तो पर्यावरण के मामले में। किसके? पर्यावरण के मामले में, ठीक है, नहीं निर्धारित किया गया। अब आता है निर्वाचन, भाग नंबर 15। किससे? भाग नंबर 15, ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक। कितना? 324 से लेकर 329 तक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 से संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे? भारत का निर्वाचन आयोग। क्या? भारत का निर्वाचन आयोग। कहा गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान 315 के आर्टिकल 315 के अंतर्गत किया गया, तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आर्टिकल नंबर प्रावधान आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक किया गया है। आगे, भारतीय संविधान का भाग देश में चुनाव से संबंधित, भाग नंबर 15। किससे? तो आप कहोगे भाग नंबर 15 से, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अधिकार है, तो आर्टिकल नंबर 324 में। कहां पर? आर्टिकल नंबर 324 में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। भाई, भारतीय संविधान के निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले। निर्वाचन आयुक्त की संख्या निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर तय की गई, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। उनको छोड़ करके मुख्य निर्वाचन आयोग तो टोटल 3 होते हैं। प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है भारत का चुनाव आयोग। प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है भारत का चुनाव आयोग। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का संचालन भारत का चुनाव आयोग। कौन? अब भारत का चुनाव आयोग करता है। आ जाओ भाई, आगे आता है। सभी लोग कमेंट करते चलना कि क्लास कैसी लग रही। इस सेशन को लाइक शेयर नहीं किया तो देखो कर दीजिएगा ना, आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थोड़ी सी कि आप इसे लाइक शेयर करते चलें। कहा गया राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है तो राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में निकाय संसदीय चुनाव के लिए मतदान सूची तैयार करता है और उस समय समय पर उसकी प्रतीक्षा या समीक्षा करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। अगर पूछ लिया जाए कि निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, जल्दी से। भारत में एक संवैधानिक निकाय भारत का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक की चर्चा की भाग नंबर 15 में। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है कि धर्म, मूल वंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल किए जाने के लिए दावा किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। तो आर्टिकल नंबर 325 में यह बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 326 क्या? तो आप कहेंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन पर आप मत कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 326 आपको ये अधिकार देता है। मौलिक अधिकार नहीं है तो मताधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति से संबंधित हो? तो आर्टिकल नंबर 328। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है आर्टिकल नंबर 329। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। ये बात किसने कही थी? किसका कथन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका कहाँ जाएगी? तो आप कहोगे उच्च न्यायालय जा सकती है, दायर की जा सकती है। आगे आते हैं। कहा गया आपके चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें या अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो आप यहाँ पर नंदन नीलेकणी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति। आगे आता है। कहा गया दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित थी। इसकी सिफारिशें निम्न है। अयोग्यता को प्रतिबंधित करने के लिए दल बदल निरोधक कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जहां निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ देता है। 1981 की जनगणना के आधार पर ताजा परिसीमन। कहा गया एक उम्मीदवार के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से 21 वर्ष तक करनी। ठीक है। कहा गया दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन किया गया था 1990 में। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में उल्लेख है तो केंद्र या राज्य में कहा गया शासक दल का कोई भी मंत्री चुनाव अभियान के कार्य के साथ अपनी अधिकारिता यात्रा को नहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो सही बात है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाली 24 घंटे की अवधि के दौरान कोई भी मंत्री स्वनिर्णय या आपके स्वनिर्णयगत फंडों में से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकता है। ये भी बात सही है। क्या कहेंगे? ये भी बात सही है। ठीक है, आ जाओ भाई आगे देखते हैं। कहा गया कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है तो सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले कहा गया आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और आपके दूरदर्शन की सीमित मुफ्त उपयोग की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। कहा गया एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू होनी चाहिए। तो ये भी सही बात है। कहा गया कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया है कि अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ हो। ठीक है, कहा गया उम्मीदवार के निर्वाचन होने की संभावना
को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल करना, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। आगे आता है, आगे देखेंगे। ठीक, आ जाइए, तो हम लोग आगे चलते हैं। कहा गया लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधियों के संबंध में सच है, यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोत से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। सही बात है। चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर कहा गया प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये भी सही बात है। यदि यदि कहा गया चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव के खर्चों के बारे में क्या सच है, यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो सही है। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि केंद्र सरकार ही करेगी। भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है, तो मुद्रित मतदाता सूची इस सूची की कहा गया सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती, तो दोनों बात सही है। आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में कहा गया वक्तव्य सही है, तो चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। ठीक है, चुनाव आयोग के अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े। दोनों बातें सही हैं। ठीक है, दोनों बातें। कहा गया राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला चुनाव अधिकारी के रूप में नामित करता है, तो भारत निर्वाचन आयोग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया। संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो भारत निर्वाचन आयोग देता है। संसदीय अथवा स्थानीय सरकारों को चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया चुनावी याचिका होती है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो आप कहेंगे आपके मल्काजगिरी। कौन सा? मल्काजगिरी। भाई, भारत के कहा गया भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे? तो शिव कुमार सेन जी थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी? तो वी.एस. रमा देवी जी बनी। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए? 1951 में हुए। आचार संहिता पहली बार केरल में कब लागू हुई? तो राज्य विधानसभा, केरल राज्य विधानसभा से पहली पेश की गई थी 1960 में। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नियमित स्थापित किया गया 1994 में। कब? 1994 में। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार के द्वारा पहली बार 23 अप्रैल 1994 को किया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार या खारिज करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश के राजनीतिक प्रणाली की अपमार्जन में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। वर्ष 2013 में यह तय किया गया। भारत में पहली बार विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया, केरल में। कहा गया चुनाव में भारत में नोटा विकल्प आया तो लोकसभा चुनाव में। कब? अनुमति मिली लोकसभा चुनाव में। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध एवं राजभाषा। ठीक है, बहुत अच्छा ये लेसन और प्लान होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सभी लोग इसे देखेंगे और अपने दोस्त मित्र तक भेजने का प्रयास करोगे। ठीक है, ठीक है, आ दो भाई, आगे आते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें थी? तो अभी वर्तमान में 0 सीटें, नहीं तो पहले 2 सीटें हुआ करती थी। क्या? 2 सीटें। तो आप कहेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख करता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को नामित करेगा। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये भी 2019 में समाप्त कर दिया गया। कब? तो 2019 में। ठीक है, आ दो भाई। 2000 कहा गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित भारत के कागज संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, कहा गया लगभग हर हर वर्ष में एक संविधान संशोधन तो हर 10 वर्ष में, कितने 10 वर्षों में होता है। ठीक है, तो 10 वर्षों में और यहाँ पर भी 10 वर्षों में मनोनयन के लिए आता है, बढ़ा दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन है तो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 338 ए के तहत है। ये 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से अलग किया गया था, 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो आर्टिकल नंबर 338 के तहत है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय क्योंकि किसी आर्टिकल के अंतर्गत है। कहा गया प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको, तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपना रहता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको, तो भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन कब होता है, तो आप कहेंगे 1993 में। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसको, तो आप बोलोगे भारत के राष्ट्रपति को होता है। आ दो भाई। देखिए कहा गया कौन सा कथन गलत है, तो आप कहेंगे भारत में अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। कहा गया 1960 में पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में, यूएन डेबर की अध्यक्षता में। किसकी, यूएन डेबर की अध्यक्षता में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। कहा गया भारत के संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा, तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, राज्य की भाषा है हिंदी, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, कहा गया सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही संचालित है तो अंग्रेजी भाषा में। किसमें, अंग्रेजी भाषा में। आगे देखो, कहा गया के तहत भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए राज्य पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा, आर्टिकल नंबर 350 के ए के तहत। 350 के ए के तहत। आगे आते हैं। केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है, केंद्र और राज्यों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, संसद को किसी अंतर राज्य नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण तथा नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ ही निहित किया जाता है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। क्या कहोगे, दोनों बातें। आगे आता है, का राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है, यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आप कहेंगे 1 महीने के अंदर या 30 दिनों के अंदर। कितना, 30 दिनों के अंदर। आगे आ जाओ भाई। सभी लोग बताते चले क्लास कैसी लग रही है ना, और शेयर भी करते चले। ठीक है, अब देखो आर्टिकल नंबर 352 के अनुसार, किसके, आर्टिकल नंबर 352, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंदर, कितने, तो आप कहोगे 1 माह के अंदर। अभी ठीक है, 1 माह के अंदर होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल यदि संसद के सत्र के चलते या दौरान 1 माह के भीतर इसके दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं होता है तो क्या होगा, तो समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त हो जाता है। लोकसभा, कहा गया लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक 30 दिनों तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो
अर्थात नए लोकसभा के पुनर्गठन से 30 दिन के अंदर लोकसभा से अनुमोदन हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 वर्ष तक जारी रहेगा, अथवा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन हर 6 माह में अनुमोदन करना जरूरी होगा। भारतीय संविधान के भाग में आपातकाल की बात या प्रावधान तो आप कहेंगे भाग नंबर 18 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 352। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसको होता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को होता है। किसको? केवल राष्ट्रपति के पास। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसको होता है, तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को ही होगा। संविधान के अनुच्छेद 352 के सब आर्टिकल 6 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए। एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 और मतदान करें तथा उस मतदान की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो। ठीक है। कहा गया राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकारों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है, तो आर्टिकल नंबर 352, 359। अभी यही अधिकार आपके पूछा गया था, कहां पर? यूपी ट्रिपल एससी पेट में। कहां पर? तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र पर यह निश्चित करने के लिए एक कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार विधानसभा को प्रावधान के अनुसार चलती है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 355 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है, आर्टिकल नंबर 356 के तहत। आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल तीनों घोषित कर सकते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सही है, तो राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर सकता है 2 महीनों के लिए। कितने? 2 महीनों के लिए। कहा गया राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में सच है, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है तो संसद को उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में दिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है। कहा गया राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावी या प्रभावशाली रहता, तो ये भी बात सही है। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक प्रवृत्त या लागू नहीं रहेगा। भारतीय गणराज्य में कहा गया शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित, तो राष्ट्रपति शासन से। जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्वतः संविधान का निलंबित, आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार कौन सा? आर्टिकल नंबर 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। आगे आते हैं। आगे देखो, कहा गया यह घोषित किया जाता है, करने का अधिकार है कि किसी नागरिक को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। तो भारत आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर, ये भी बात को याद रखना है, किसको? 20 और 21 को छोड़ करके। ठीक है। तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है। कहा गया द्वारा आपके गारंटिड अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो आप कहेंगे 20 और 21 द्वारा गारंटिड अधिकार को छोड़ करके बाकी सारे निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। बाकी सारे क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है, तो 19 और 14, आर्टिकल 19 और 14। भारतीय संविधान के संदर्भ में वित्तीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 360 में संसद की पुष्टि के बगैर वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकतम समय तो 2 माह तक होता है। कितना? 2 माह तक। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक की गई है? कभी नहीं, एक भी बार नहीं हुई अभी तक। भारत में आपातकाल की घोषणा
आपातकाल की प्रथम घोषणा तो चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई थी। आजादी के बाद भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई तो 3 बार की गई। भारत के राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था तो पंजाब राज्य में। भारत में और राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने आर्टिकल नंबर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करके निलंबित कर दिया तो अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अब आता है आपका भारत संविधान का संशोधन, आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 भाग 20 किससे संबंधित? भाग 20 संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है क्या? तो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो आप कहोगे दोनों बातें सही हैं। ठीक है, क्या होंगी? तो आप कहेंगे दोनों बातें सही हैं। आ तो भाई आगे देखते हैं। कागज संविधान में संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक आपके पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, और जब वह विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा, और तब संविधान उस विधेयक के आपके निबंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल नंबर 368। राज्यसभा के पास लोकसभा के बारे में शक्ति और प्रतिष्ठा होती है तो संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश और पारित करने का। भारत में भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है तो संसद। कौन कर सकता है? आप बोलोगे संसद। ठीक है, आगे देखो। कागे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने बहुमत से फैसला दिया था कि जब संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो कितने का गया था? 7 और 6 का। तो पीठ कितने की बनी थी? अभी तक की सबसे बड़ी पीठ 13। ठीक है, भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में आइए देखते हैं। तो भारत में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत, किसके तहत? तो 21 के तहत अभी। ठीक है, देखो लो, हाँ आपको चीजें भी दिखनी चाहिए। कहा गया 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष उपबंध है? तो आप कहेंगे 12 राज्यों में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो कौन कौन से? तो भारतीय संविधान कितने? 12 राज्यों में। कहा गया भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में है। इसके तहत भारत के कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार है। ठीक है, फटाफट देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा ये वाला सेशन होता है, यहाँ से प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, बहुत अच्छा सेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, आ जाओ भाई। कहा गया अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के संबंध में विशेष उपबंध, जो अब समाप्त हो चुका है। आर्टिकल नंबर 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का नागालैंड के संबंध में, अनुच्छेद 371 का असम, 371 का मणिपुर, 371 का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 सिक्किम, 371 आपके तो मिजोरम, 371 अरुणाचल प्रदेश, 371 आपके तो गोवा, और 371 आप कहेंगे कि यहाँ तो कर्नाटक राज्य के। तो इस प्रकार वर्तमान में 12 राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। कितने? 12। देखो मैंने इसीलिए गोला किया, तो आप देखो पढ़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने? 12 राज्यों में। ठीक है, ये राज्य है गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, क्या? गुजरात महाराष्ट्र। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तेलंगाना राज्य बन चुका है 12। ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई।
कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक के राज्यपाल को क्षेत्र के एक प्राधिकरण विकास बोर्ड स्थापित करने का अधिकार। तो हैदराबाद कर्नाटक, कहाँ, हैदराबाद कर्नाटक। अब आती भारतीय अनुसूचियां। तो मूल संविधान में कुल संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आइए केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में भारत के संविधान की अनुसूची है। तो आप कहेंगे पहली भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बाद। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख। वर्तमान में प्रश्न काल जब पूछा गया तो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 और दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप के विलय के बाद आपके संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई है। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित या संघ आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे आता है। कहा गया भारतीय संविधान में इस समय अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में सूची जोड़ी गई, तो 4 सूचियां 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। ये पहले संविधान संशोधन, ये 10वें, ये 73वें, ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्र सीमा का उल्लेख किया गया। तो पहली अनुसूची में, कहां पर, तो आप कहोगे पहली अनुसूची में। आगे आता है। कहा गया भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। तो पहली अनुसूची में, किसमें, पहली अनुसूची में। ठीक है, तो आपके 100वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2015 में। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के लिए। भारतीय संविधान की अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की कहा गया आपके परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की बात कही गई। केंद्रीय राज्यों के वेतन, केंद्रीय राज्यों के लिए शपथ और आपके प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की अनुसूची में तीसरी। तो पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ होगा, दूसरी वेतन से, तीसरी आपके, तो आप कहेंगे शपथ से। ठीक है, ओथ से। चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से संबंधित। 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से संबंधित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, है ना। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषा, जिसमें वर्तमान समय में 22 भाषाएं, पहले मूल संविधान में 15 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची आपके 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में लाया गया। 11वीं अनुसूची आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में लाई गई। और आपके 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही लाई गई। देखो यह कहा गया संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभाओं की सीटों में आवंटन। तो आप कहेंगे चौथी अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित है, तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर। कहा गया अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की अनुसूची में शामिल है। तो 5वीं अनुसूची में, किसमें, 5वीं अनुसूची में। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। तो 5वीं अनुसूची। अगर इनको केवल इन 4 राज्यों की बात की जाती तो 6वीं अनुसूची में। किसमें, 6वीं अनुसूची में। कहा गया भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं, तो नागालैंड नहीं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय ही शामिल है। भारतीय संविधान की अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, तो आप कहेंगे 7वीं अनुसूची में। कहां पर, 7वीं। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में तो 100 विषय, लेकिन तब 100 विषय हुआ करते थे। कहा गया 7वीं अनुसूची व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची में कुल विषय 97, वर्तमान में 98 या 100 कहीं कहीं, है ना। राज्य सूची, ठीक है। और जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केवल और केवल संघ को ही होता है, किसी और को नहीं होगा संघ सूची के विषय में। ठीक है, आ दो भाई, आगे आते हैं, देखेंगे। कहा गया भारतीय संविधान की संघ सूची में
मूल रूप से कितने विषय हैं? तो 97। संविधान, भारतीय संविधान की संघ सूची के विषयों की संख्या वर्तमान 98। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बना सकता है केवल संसद बना सकती है, या संघ या केंद्र बना सकता है। संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति है। तो बैंकिंग में, किसमें? बैंकिंग। संघ सूची के अंतर्गत आता है तो आप कहेंगे बीमा। संघ सूची का एक हिस्सा है तो प्रकाश स्तंभ। संघ सूची के अंतर्गत आता है डाकघर, बचत बैंक। वजन और माप के मानकों का संस्थापन है तो संघ सूची में। कहां पर? तो आप कहोगे संघ सूची के अंतर्गत। चलिए, तो कहा गया संघ सूची का एक हिस्सा है तो औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। संघ सूची का एक हिस्सा है तो रेल सेवा। तो रेल सेवा किसका हिस्सा है? तो संघ। अब आते हैं आपके राज्य सूची से विषय, राज्य सूची से प्रश्न। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? तो आप क्या बोलोगे? भूमि राजस्व, है ना, भूमि राजस्व। समवर्ती सूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची उल्लेखित है। आयकर आपके कृषि आय के अतिरिक्त निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, व्यक्तियों तथा कंपनियों के संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर, आयकर, आयकर पर कर, अधिकर, अधिकर आदि केंद्र सरकार है, जबकि भूमि राजस्व कर जिसकी वसूली केवल राज्य सरकार कर सकता है। कहा गया पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची है तो किस पर? राज्य सूची का। किसका? जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस आया, यूपीएसआई आया ना, तो ये किसका? तो राज्यों का है। यूपी का है तो यूपी में एमपी का होगा, तो एमपी में बिहार का होगा तो बिहार के नाम से ना। आ जाओ भाई। कहा गया भूमि और आपके भूधारी या इसी को पट्टेदारी में या इस अधिकार के भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितने? तो 18 विषय है। और आपके सूची सेकंड में कितने? 18 विषय। 7वीं अनुसूची में कितने? तो आप कहोगे 18 विषय। ठीक, आ दो। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत किसी भूमि तहत कृषि भूमि के हस्तांतरण और संक्रमण या आपके संक्रमण का प्रावधान किया गया तो सूची सेकंड की 18वें में। किसमें? 18वें में। प्रविष्ट जो 18 दिया गया है सूची, तो ऐसे राज्य सूची सेकंड सूची में आपके 52 विषय हैं। ठीक है, 52 विषय की बात की गई है। ठीक है, अरे सॉरी, राज्य सूची में 61 विषयों की बात की गई। ठीक है ना, तो अगर पूछ लिया जाए कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं तो आप कितना कहेंगे? 61 विषय। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है ना, तो उसके 18वें विषय में ये दिया गया है। ठीक है, 18वें विषय में ये कह रहे हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि पर कर का अधिकार किसके तहत? तो राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची का एक हिस्सा है तो कृषि आय पर कर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती तो केवल राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूदा विषयों में से एक है तो आप कहोगे पुलिस है, ऑप्शन रहा होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषय राज्य सूची तो स्वच्छता। क्या? स्वच्छता राज्य सूची का है। भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण तो आप कहेंगे राज्य सूची में। राज्य सूची के अंतर्गत आपके कहेंगे बाजार और मेले आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि और भवन पर कर आता है। राज्य सूची के अंतर्गत पथ कर आता है। राज्य सूची का एक हिस्सा है तो भारत में तीर्थ। ठीक है, राज्य सूची का हिस्सा है। विकलांग और आपके अनियोज्य के लिए राहत है तो राज्य सूची का विषय। अब आते हैं आपके समवर्ती सूची, किससे संबंधित? समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार होता है? तो आप कहेंगे संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है। ठीक है, किसका? संघ और राज्य दोनों का अधिकार होता है। आगे आता है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर आगे, पहले इसकी व्याख्या देख लो। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में से विरोध अगर हुआ तो यह केंद्र राज्य विधि केंद्र राज्य की विधि पर अविभावी होगी। और संविधान निर्माताओं ने देश की मुख्य विधियों में एक रूपता और शक्ति विभाजन की कठोरता को कम करने की दृष्टि से समवर्ती सूची को संविधान में जोड़ रखा है। कहा गया भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में मूल रूप से विषय है तो कितने? 47 थे मूल रूप से, लेकिन बाद में इसमें 47, बाद में इसमें 5 जोड़े गए तो आप कहेंगे कितने हो गए? तो वर्तमान में 52 विषय हो गए। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत संपत्ति का अधिग्रहण प्रदान किया गया है तो आप कहेंगे अनुसूची 3 में और 42वें मद में या 42वें विषय में दिया गया है। कहा गया किसी राज्य के
बाहर उत्पन्न होने वाले भू राजस्व की बकाया राशि की उस राज्य में वसूली भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो 43वें विषय और आपके कहां पर संग आप कहेंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे तो को कहा गया संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो किस पर? विद्युत पर। किस पर? विद्युत पर। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों पर कानून बना सकते हैं। तो आपराधिक कानून पर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास है, क्योंकि समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या आपके कहा गया संगर्ज रोगों का विषय है। तो समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है। तो सशस्त्र आपके कहा गया अग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोट, क्योंकि ये सारे कहाँ हैं? तो आप कहेंगे केवल केंद्र के विषय हैं। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध किया गया है। तो समवर्ती सूची में कहा गया समवर्ती सूची का एक विषय है दिवालियापन, ऋण शोधन क्षमता, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे वन्य पशु एवं पशुओं की सुरक्षा, समवर्ती सूची के अंतर्गत न्याय और न्यायशील, ये किसके? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे आते हैं। कहा गया मध्य उस सूची से ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद है। कानून, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची। कहा गया खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण संघ सूची। और वन, तो आप कहेंगे तो वन भी समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो केवल और केवल पी उपयुक्त में से है। निम्नलिखित कहा गया संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से मेल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रकाशन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। ये बात गलत है, क्योंकि ये पंचायत से संबंधित है। किससे? पंचायतों से। कहा गया मदे जिसे सूची में दी गई है उनसे सही ढंग से। तो रेलवे समवर्ती सूची गलत है। परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन संघ सूची सही है। डाकघर, तो आप कहेंगे राज्य सूची नहीं, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य सूची से समवर्ती सूची स्थानांतरित किया गया। तो वन को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया था 1976 में। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया। तो दिवालियापन और शोधन कहा गया शोध अक्षमता को, ये पहले से मौजूद था। भारतीय संविधान की अनुसूचित भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। तो किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कुल कितनी? तो 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। कहा गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी और आपकी बिहारी नहीं शामिल है। ये बार बार पूछी जाते हैं। कहा गया भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है। तो आप कहेंगे कोडागु भाषा को भी मान्यता नहीं है। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है, ताकि उन्हें भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके। तो कहां पर? 9वें अनुसूची में। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो किसके? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है। तो आप कहोगे 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाले अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न तय कर सकता है। तो संसद के पीठासीन अधिकारी तय कर सकते हैं। कौन? संसद के पीठासीन अधिकारी ये बात तय करेंगे। आगे आते हैं। कहा गया दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता का सर्वोच्च ठहराया गया। तो की हो तो होलोहन बनाम आपके जा चिल्लू के मामले में। किसमें? जा चिल्लू के मामले में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारतीय संविधान के अनुसूचित पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। तो 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय तो आप कहेंगे गौड़ वनोपज। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कार्यात्मक मदों की संख्या 29 रखी गई है। भारतीय संविधान की अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, तो 12वीं अनुसूची जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें आपके 18 विषयों की बात की गई। कितने? 18 विषयों की। अब आगे आता है संविधान संशोधन। तो प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी तो 9वीं अनुसूची। किसको? तो आप कहोगे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची को। ठीक है, आ तो भाई। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद
31 का और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि कुछ राज्यों में कृषि और कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाए गए भूमि सुधारों को चुनौती न दी जा सके। वर्तमान में 23 अगस्त की स्थिति के अनुसार 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है, किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा IR आपके को एलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। ठीक है, आगे देखो। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। 1951 में कहा गया अनुच्छेद 331 और 331 ए 331 बी किस तो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया। संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान कहा जाता है या लघु संविधान। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द पदों को के माध्यम से जोड़ा गया। तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नीति के निर्देशक तत्वों को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया। तो पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। तो शिक्षा, ठीक है, शिक्षा को कहा गया भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा वनों, जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण या आपके ट्रिब्यूनल पर नया भाग 14A से संबंधित। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 5 विषयों को वर्ष 1976 में राज्य सूची से समवर्ती सूची में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था या स्थानांतरित किया गया था, ये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आ दो भाई, आगे आते हैं। कहा गया 42वें संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आप कहेंगे फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। 44वें संविधान संशोधन को समाप्त किया गया संपत्ति के अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निदेशक तत्व जोड़ा जो राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्टिकल नंबर 48 का में रखा गया है। कहा गया भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के 11वें मूल कर्तव्य। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल के शब्द आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह। तो 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, उसको हटाकर उसको लाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ बदल दिया। 1978 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1985 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची, कौन सी 10वीं, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई 1985 में। कब 1985 में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1985 में 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर आपके निहरता संबंधी उपबंध किए गए। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 को प्रभाव में आया। इसके अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई भी सदस्य इस समिति के अधीन आपके निहरता से ग्रस्त है या नहीं, वह प्रश्न आपकी यथास्थिति संसद या सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा विनिश्चित किया जाए और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। क्या होगा? अंतिम होगा।
कहा गया संवैधानिक संशोधनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1989 से ये भी प्रभावी हो गया था या लागू हो गया था। आगे आता है, कहा गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू किया गया है, जिससे मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर, तो आप कहेंगे 1989 में। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र कितनी, अब कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नया रूप देने 69वां संविधान संशोधन आता है 1992 में। 1993 में लागू हुए संवैधानिक अधिनियम का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन लाया गया। 73वां संविधान संशोधन लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 से। पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान संवैधानिक संशोधन अधिनियम, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कहा गया संविधान संशोधन अधिनियम ने भाग 9 और 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान से जोड़ा, तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कैसे? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें शामिल है कुल 16 अनुच्छेद। कितने? कुल 16 अनुच्छेद। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधायिका को है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया 1992 में। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें व 74वें संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी। अब आप कमेंट करोगे कि प्रेसिडेंट कौन थे उतने समय। 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो आप कहेंगे भाग नंबर 9 का जोड़ा गया। नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1992 में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे आते हैं, आगे देखेंगे। देखिए, कहा गया संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका विधायिका पारित किया जाता है, तो आप कहेंगे 74वां संविधान संशोधन। संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, तो शहरी शब्द 74वां संविधान संशोधन ना, ग्राम नहीं। 74वां संवैधानिक संशोधन 1 जून 1993 को लागू होता है और 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। ठीक है, याद रखना। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के लिए सामान्य पद का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है। कितने? 5 वर्षों का। ठीक है, कितना होगा? तो आप बोलोगे 5 वर्षों का होगा। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़कर नगर पालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार नगर पालिकाओं के निर्वाचन सदस्यों के लिए कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 243 यू के तहत नगर पालिकाओं की अवधि दी गई है। नगर पालिकाओं की अवधि उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक, यदि पहले ही विघटन न हुई हो तो। ठीक है, कहा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुच्छेद कितने जोड़े गए? तो पूछा गया कितने अनुच्छेद जोड़े गए? तो 18 अनुच्छेद। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 12वीं अनुसूची में कुल कितने अनुच्छेद, तो आप कहेंगे 18 अनुच्छेद। भारत में महानगर नियोजन समिति के गठन के लिए संवैधानिक संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में आता है और आपके जून 1993 से लागू होता है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया। 2002 में भारतीय संविधान को संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे 11वां मौलिक कर्तव्य कहा गया। 2002 में जोड़ा गया। कब? 2002 में। संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया। 89वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल नंबर 338A के तहत। ये भी बात पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, आ दो भाई, आगे देखेंगे। कहा गया संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 2011 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा, तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा।
संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में ठीक है सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा। तो भाग 3 में तो आप कहेंगे भाग 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो 97 में संशोधन, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, 97 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा था। किसमें, किस भाग में, तो यहाँ पर भाग 3 नहीं होना चाहिए, है ना, ये बात गलत हो रही है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ठीक है, हाँ, भाग 3 में, ओके। कहा गया 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निर्देशक तत्व जोड़ा गया सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल या आपके कॉलेजियम प्रणाली को बदलता है। तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1993, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा गया कि संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स, तो यूएसए ने, किसके द्वारा, यूएसए के संविधान से लिया गया था। अब आता है आपका विविध या मिसलेनियस, है ना, विविध या मिसलेनियस जो भी है, तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। कहा गया भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रष्टीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में दिया है, तो लोकायुक्त को। किसको, केंद्रीय सतर्कता आयोग को, लोकायुक्त को नहीं, ठीक है। आगे देखो, कहा गया केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार रोकने या आपके पद के दुरुपयोग के मामले में शिकायत का निवारण या निराकरण के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख नामित संस्था है। 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई आपके संथानम समिति 1962 की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। आ गया, कहा गया संविधान का वो एकमात्र हिस्सा जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया। भाग 7 अनुसूची 7 नहीं, भाग 7, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। भारतीय संविधान का भाग विशेष रूप से केंद्र शासित है, तो भाग 8 किससे, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। छावनी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करते हैं, तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। हिंदी नाम राजभाषा और लोकसभा को क्रमशः राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्य हाउस ऑफ पीपुल्स के लिए अपनाया गया, तो 1954 को। कब, 1954। वर्ष 2000 में स्थापित संविधान में कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है, तो आप कहेंगे MN वेंकट सलैया। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब, सन 2000 में। देश सरकार के एकात्मक मॉडल का अनुसरण करता है, तो चीन के मॉडल का। किसके, चीन देश के सरकार के एकात्मक। लोक अदालत शब्द का अर्थ जन अदालत है, क्या, जन अदालत। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन 2015 में किया गया था। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। कहा गया प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की अचल संपत्ति राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है। वर्ष 1956 में मुख्यतः मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तो भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 का निर्धारण वर्ष अब निर्धारण वर्ष 2016-17 है, क्या, 2016-17। आगे आते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, या इसी को मीसा, क्या, मीसा के बारे में कौन सी बात सही है, तो मीसा ये देखते हैं। कहा गया इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लोगों के अनिश्चित काल निवारक निरोध के अधिकार मिल गए। इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना वारंट संपत्ति को तलाशने और जब्त करने और फोन टैपिंग के अधिकार मिल गए। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। भारत सरकार के एक शासनात्मक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है। कहा गया भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया।
1953 में भारत के केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन? फजल अली। ठीक है। राज्य विधानसभा में नगरीय भूमि या आपके हक प्रमाणन विधेयक 2016 को पास करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप कहेंगे राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में सही है, तो संसद में उपयुक्त कानून बनाकर केंद्र शासित प्रदेशों को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, सही है। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत है। केंद्र सतर्कता आयोग बनाया गया 1964 में। कहा गया वह समिति जिसके द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी के संथानम समिति के द्वारा। भारतीय संसद के केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून अधिनियमित किया गया 2003 में। प्रत्येक मंत्रालय और या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें सूचित करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को, किसको? केंद्रीय सतर्कता आयोग। आगे आते हैं, आगे देखते हैं और फटाफट कर लेते हैं। और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहा केंद्रीय सतर्कता आयोग को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके? राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल आपके कहा गया विजिलेंस कमीशन सीबीसी के बारे में सच नहीं है? तो कौन सी बात सच नहीं है? तो आप सीधा आप देख लो, कहेंगे कि आपका सीबीसी केंद्र और राज्य सरकार पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, तो ये बात गलत है। कहा गया सीबीसी केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। ध्यान तब है कि सीबीएसई संघ के कार्यों से संबंधित है, लोक सेवाओं तथा पदों से नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच अथवा आपके पुनरावलोकन करता है, ठीक है। आगे आता है, कहा गया सीबीआई के निदेशक को सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा कार्यालय में कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान 2 वर्षों के, कितने? 2 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो पूछ लिया जाए, नई दिल्ली में है। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण या आपके रक्त ना सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती, तो संयुक्त आसूचना समिति या इसी को जेआईसी कह दिया जाता है। कहा गया भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े संगठन का श्रेय ध्येय है, तो आप कहेंगे उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई का ध्येय है। कहा गया केंद्रीय जांच ब्यूरो किसके तहत कार्य करता है? तो आप कहेंगे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। कहा गया केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के बारे में सही है नहीं है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, यह बात गलत है, ठीक है। आगे आता है, भारत में एक संवैधानिक निकाय तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। आगे देखो, कहा गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों में से किसी एक को एनडीएमए के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है, तो एनडीएम के अध्यक्ष को। कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे भर्ती, परीक्षण और सेवानिवृत्ति उपरांत वितरण। भारत में असंवैधानिक निकाय तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, ऑप्शन में बाकी संवैधानिक निकाय रहे होंगे जैसे वित्त आयोग, है ना, इस तरह, ठीक है। कहा गया वर्ष 1992 में गठित एक वैधानिक निकाय एवं एक शीर्ष राष्ट्र स्तरीय संगठन जिसके पास महिलाओं के हितों की रक्षा एवं संवर्धन करने का शासनादेश है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग। कब गठित किया गया? वर्ष बताएंगे आप लोग कमेंट करके। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी बताएंगे, मैंने एक क्लास में सारी चीजें बता रखी है। भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक विश्व स्तरीय पूर्ण स्वायत्त संस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो गुरुग्राम में। कहा? हरियाणा के गुरुग्राम में। कहा गया मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं कहा गया संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि या सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करेंगे, उससे पारित तो विदेश मंत्रालय। किसके? विदेश मंत्रालय। अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड दी बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ यूनेस्को द्वारा। अब यूनेस्को का
मुख्यालय कहाँ पर है ये भी बताएंगे। मैंने जो स्टैटिक जीके वाली क्लास कराई उसमें एक एक क्वेश्चन बता रखा है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली पहली बैठक आयोजित की गई थी 1962 में। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष होते तो आपके केंद्रीय गृह मंत्री। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री के अध्यक्ष कौन है या केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। कहा गया है लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित दो विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, पूछ लिया जाए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे। कितने लोगों को ये पता है। तो मोरारजी देसाई को अध्यक्ष बनाया गया था, 1966 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, मोरारजी देसाई याद रखना है आपको। आगे आते हैं। कहा गया लोकपाल बिल। ठीक है, लोकपाल बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तो प्रणब मुखर्जी जी ने। किसने? प्रणब मुखर्जी। की स्थापना भारत की कहा गया आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। राजमन्नार समिति 1969 किससे? तो आप कहेंगे तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रतिष्ठित स्थित वेतन और आपके कहा गया परिलब्धियों के संदर्भ में सर्वोच्च या सेवा सर्वोच्च है तो भारतीय विदेश सेवा। कहा गया मंत्रिमंडल सचिवालय के गठन में किया गया है ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो आप कहेंगे आपके परियोजना अनुवीक्षण दल या इसी को पीएमजी कह दिया जाता है। क्या? पीएमजी। एल एम सिंघवी समिति प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई थी तो आप कहोगे राजीव गांधी के कार्यकाल। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसी वीडियो पर कि एल एम सिंघवी समिति कब गठित की गई, कमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम लागू हुए हैं तो 2011 से। कहा गया निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं तो मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश, मकान मालिक किराएदार विवाद। कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं करता है तो आप कहेंगे मिजोरम नहीं करता है। कौन सा राज्य? मिजोरम। वर्तमान में भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र शामिल है तो 10। कितने? 5वीं में 10। भारतीय राज्यों में राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट मिजोरम राज्य की। किसकी? मिजोरम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं तो उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। तो ये आपका है क्या? तो देखो आप कहेंगे इतिहास मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है ना, ये आपकी पूरी तरह से संविधान की क्लास है जो घटना चक्र की बुक के माध्यम से दी जा रही है। ठीक है, तो सभी लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना, क्लास को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप सभी लोग क्या करते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना, साथ में इसे पाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको दे दी जाए तो इसके लिए आपको करना क्या है? जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और फिर वहां से आपको ये सारी चीजें दे दी जाएंगी। ठीक है ना, तो आप अगर देखेंगे कि ये पीडीएफ आपको बहुत मतलब ये बुक आपको बहुत ही लाभ देने वाली है, इसका वादा हम करते हैं आपसे ना। बस रिवीजन करते रहो। जैसे कि मैंने आपसे ये वाली बुक यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी पढ़ाई थी, घटना चक्र की, उससे भी जबरदस्त लाभ हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से तो एकदम आपके एक्यूरेट वही क्वेश्चन आए जो उसमें है ना। तो बुक वही चुने आप जिससे एग्जाम में फंस सके। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत अनिवार्य होता है। 50% लगभग चीजें वहीं से आ जाती हैं। तो आप सभी लोग भी करते चलें और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर आपको भारत का भूगोल लेकर के। तब तक ले